नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने प्लेटफॉर्म नरेश शर्मा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज अपन बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरुआत करेंगे अपन, और राजस्थान के भौतिक प्रदेश से बहुत ही शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करेंगे। एक बार सभी क्लास को शेयर कर दें और जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाएं। देखिए, हम बात करेंगे आज राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा ही गजब का टॉपिक है और एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये। हाँ, मनीषा चावला, जय सांवरिया सेठ की, जय सांवरिया सेठ की मनीषा। नीतू जी प्रणाम गुरुदेव, आपका स्वागत अभिनंदन है नीतू जी। राम 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 राम, आप सभी का राम राम, जय श्री कृष्णा, जय सांवरिया सेठ की, सभी को बहुत ही शुभकामनाएं। चलिए, हम बात करेंगे राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में किन किन लोगों ने बांटा है, क्या क्या जानकारियां हैं, इनके संबंध में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है इसके संबंध में कुछ व्यक्तियों ने सर्वप्रथम इसको भौतिक प्रदेशों के विभाजन में बांटने का जो कार्य किया है, उनमें एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है प्रोफेसर वीसी मिश्रा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा की हम बात करते हैं तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कुछ भागों में विभाजित किया है, जिसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी। चलिए, किसकी बात करेंगे अपन? प्रोफेसर वीसी मिश्रा के बारे में बात करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ेंगे अपन आगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटने का जो सर्वप्रथम कार्य किया है, वो कार्य किया है आपके प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम विभाजन बताएं मुझे, वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम विभाजन किसने किया है? तो वीसी मिश्रा। कौन हो जाएगा? वीसी मिश्रा। वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कब बांटा है, कब विभाजन किया है? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कब? तो याद रखना है, 1968 के अंदर इसने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटा है। कितने भाग? कितने भाग बताए थे इन्होंने? तो 7 भाग बताए। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा। इनकी एक पुस्तक है, वीसी मिश्रा की एक पुस्तक है जिसका नाम है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल वीसी मिश्रा के द्वारा रचित लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम है राजस्थान का भूगोल। बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मिनल 68 7 भाग बताए थे जी, बिल्कुल 7 भाग बताए हैं। दूसरा, अन्य वक्ताओं में अगर हम बात करें, अन्य भूगोल वक्ता, अन्य जो भूगोल वक्ता थे उनमें एक भूगोल वक्ता का नाम आता है एसके सेन। क्या नाम आता है? एसके सेन। एसके सेन जो महोदय थे, इन्होंने भी 1968 के अंदर राजस्थान का भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया है। 68 में भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया है। ये कुछ प्रारंभिक जो चीजें हैं इनको अपने को विशेष याद रखनी है। इनके बाद में एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है
रामलोचन, रामलोचन जी कौन आ जाएंगे? रामलोचन जी। जी बिल्कुल, 7 भागों में बटा है। राजस्थान का भूगोल इन्होंने एक पुस्तक लिखी है राजस्थान का, रामलोचन सिंह द्वारा 1971 के अंदर, याद रखना है, रामलोचन सिंह। और इन्होंने 1971, कौन सा 71 है? 1971 में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया है, भौतिक प्रदेशों का विभाजन, प्रदेशों का विभाजन। इन्होंने 2 भाग बताए, 2 के 4 बताए और 4 के वापस इन्होंने आगे भाग बताए हैं। तो बताए मुझे श्री रामलोचन जी ने कितने भाग बताए हैं? श्री रामलोचन जी ने कितने भाग बताए हैं? जल्दी बताना है मुझे। रामलोचन जी ने 2 भाग, 4 उपभाग और 12 लघु उपभाग बताए हैं। देखो इन्होंने बताए हैं 2 भाग, 2 भाग के बाद बताए 4 उपभाग और 12 लघु भाग बताए इन्होंने, 12 लघु भाग। इस प्रकार से राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम जो विभाजन के बारे में आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए तो विभाजन के संबंध में यहां से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चीजें याद रखनी है। ठीक है जी, चलिए आगे चर्चा करेंगे अपन। इसके बाद 2, 4, 12 मिनल, सही बता रहे हो आप, 2, 4, 12। इसके बाद अब चर्चा करते हैं राजस्थान का कुछ विभाजन प्रकृति के द्वारा भी हुआ है या फिर चट्टानों प्लेटों के आपस में टकराने में, इसमें कुछ सिद्धांत आते हैं। एक सिद्धांत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो दिया गया है वो अल्फ्रेड वेगन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखना है, अल्फ्रेड वेगन के द्वारा ये प्रमुख प्रतिपादन दिया गया था। और इन्होंने 6 जनवरी 1912 को इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में प्रतिपादन दिया है। देखिए हम बात करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का मत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। विस्थापन सिद्धांत बताए मुझे, ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? देखिए एक व्यक्ति हुए हैं अल्फ्रेड वेगन द्वारा प्रतिपादित है। ये किसके द्वारा? अल्फ्रेड वेगन के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया है। इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया है? तो ये भी याद रखना है, इन्होंने 1912 के अंदर ये सिद्धांत दिया था। 1912 के अंदर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है इन्होंने। और 1915 के अंदर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, अल्फ्रेड वेगनर जी, बिल्कुल अल्फ्रेड वेगनर ही है। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन यानी इन्होंने कहा है कि एक पृथ्वी थी, पृथ्वी जो अपना स्थलीय भाग है उसके अंदर आपस में कोई प्लेटें थी, वो प्लेटें आपस में टकराई और टकराने से उन प्लेटों के अंदर कुछ हलचल हुई और उसके बाद में राजस्थान के कुछ जो स्थान है जैसे पर्वत, पठार, नदियां, इन सारों का निर्माण हुआ है। तो ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हमें पूछा जाएगा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये अल्फ्रेड वेगन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, याद रखना है। अब बात करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के द्वारा क्या क्या जानकारी हमें दी गई है इनके द्वारा। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में आपको वो सबको पता होना चाहिए, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। बताए मुझे उस पुस्तक का क्या नाम था? 1915 में अल्फ्रेड वेगन ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का क्या नाम है बताएं। देखिए इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के तहत कहा है कि पृथ्वी एक आग का गोला थी। इसका जो सिद्धांत है, इन्होंने कहा है कि पृथ्वी एक क्या थी? आग का गोला थी।
पृथ्वी प्रारंभ में एक आग का गोला थी, प्रारंभ में एक आग का गोला थी। इन्होंने कहा है कि पृथ्वी प्रारंभ में एक आग का गोला थी। अब किस प्रकार से पृथ्वी एक आग का गोला थी तो हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, ये मान लीजिए क्या है, आपकी एक पृथ्वी है। क्या है ये? पृथ्वी। ये पृथ्वी प्रारंभ में क्या थी? एक आग का गोला थी। पूरी की पूरी ये क्या थी? एक आग का गोला थी। इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में कहा है कि पृथ्वी धीरे 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 पृथ्वी जो है वो ठंडी होती गई। और जब पृथ्वी ठंडी हुई तो पृथ्वी ठंडी होने के बाद, याद नहीं है रे कौन सी पुस्तक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको बता देंगे। ठीक है जी। देखो, पृथ्वी पहले एक आग का गोला थी, इन्होंने बताया। फिर इन्होंने कहा है कि पृथ्वी दो भागों में विखंडित हुई। पृथ्वी का इन्होंने बताया कि दो भागों में विखंडन हुआ है। मान लीजिए अपनी ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के दो भाग हुए। कितने भाग हुए? दो भाग। एक भाग अंगारा लैंड कहलाया और एक भाग जो है वो गोंडवाना लैंड कहलाया। इन्होंने कहा है कि पृथ्वी दो भागों में, पृथ्वी आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, दो भागों में टूटी। तो एक भाग था जिसका नाम है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। दूसरा भाग था वो था गोंडवाना लैंड। और बीच में जो भाग था, इस भाग का नाम है तैतीस सागर। क्या नाम आ जाएगा इसका? नाम हो जाएगा आपका तैतीस सागर। तैतीस सागर है। ये तो इन्होंने बताया कि दो भागों में पृथ्वी टूटी है और ये बीच वाला जो भाग है, इस भाग को इन्होंने तैतीस सागर का नाम दिया था। यहां पर एक डायग्राम और बनाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, इस प्रकार की पृथ्वी थी, बीच में यहां पर एक वाला भाग ये है और बीच में एक भाग ये है। अब हुआ क्या इस समय, ये जो भाग है बीच वाला, यहां पर पूरे पूरे में क्या है? जल भरा हुआ है। यहां पर क्या है? पूरे में जल है। इस वाले भाग को इन्होंने कहा है जलीय भाग। एक भाग था ये वाला, इसका नाम है स्थलीय भाग। स्थलीय भाग। अब जलीय भाग को क्या कहा और स्थलीय भाग को क्या कहा? पैंथालासा और पेंजिया। क्या कहा है? पैंथालासा और पेंजिया के नाम से इन्होंने प्रतिपादित किया था। पैंथालासा और पेंजिया। पेंजिया स्थलीय भाग है, पेंजिया क्या हो जाएगा? देखिए, ये जो स्थलीय भाग है इनको इन्होंने कहा है पेंजिया, और इसका नाम दिया था इन्होंने, जलीय भाग है ये, इसका नाम दिया था पैंथालासा। पैंथालासा। दो भाग हो गए यहां पर। एक भाग है ये जो स्थलीय भाग है, उसको तो नाम दिया इन्होंने पेंजिया, और एक जलीय भाग था उसको इन्होंने नाम दिया है पैंथालासा। पृथ्वी एक प्राचीन काल में आग का गोला थी, ये दो भागों में टूटी है। एक भाग का नाम बना है अंगारा लैंड, दूसरे का भाग बना है वो बना है गोंडवाना लैंड। और जो बीच में हरा भरा भाग था, बीच में कुछ वनस्पतियां थी, टूटने सड़ने गलने से कुछ वनस्पतियों का विकास हुआ, उसी को इन्होंने क्या कहा है? तैतीस सागर कहा है। अब ये बताओ मुझे, अंगारा लैंड से किन किन देशों का निर्माण हुआ है और गोंडवाना लैंड से किन किन देशों का निर्माण हुआ है, ये जल्दी बताएं।
देखिए अंगारा लैंड का जो विघटन हुआ है वो किस काल में हुआ है ये भी बता दीजिए मुझे। अंगारा लैंड का विस्थापन किस काल में हुआ है, उत्पत्ति किस काल में हुई है ये भी बता दीजिए। देखिए हम बात करेंगे अंगारा लैंड के बारे में, तो समय है अंतिम ट्राइसिक युग। अंगारा लैंड है, इस अंगारा लैंड की जो उत्पत्ति हुई है, इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो उत्पत्ति मानी जाती अंतिम ट्राइसिक युग। कौन सा युग हो जाएगा, अंतिम ट्राइसिक युग, ट्राइसिक युग, यानी अंतिम ट्राइसिक युग में अंगारा लैंड की उत्पत्ति हुई। और गोंडवाना लैंड की जो उत्पत्ति बताई गई है वो बताइए प्रथम जुरेसिक युग। कौन सा हो जाएगा, इसकी उत्पत्ति बताई है वो बताइए प्रथम जुरेसिक युग, प्रथम जुरेसिक युग। यानी आपसे पूछा जाएगा गोंडवाना लैंड की उत्पत्ति किस युग में हुई है, तो प्रथम जुरेसिक युग में हुई है। और अंगारा लैंड की उत्पत्ति किस में हुई है, तो अंतिम ट्राइसिक युग के अंदर हुई है। किस में हुई है, अंतिम ट्राइसिक युग के अंदर हुई है। यहां से बड़ी ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, पेंजिया और पेंथालासा, जी बिल्कुल पेंजिया और पेंथालासा है। अब ये बताएं मुझे अंगारा लैंड के से निर्मित कौन कौन से देश हुए हैं और गोंडवाना लैंड से कौन कौन से देशों का निर्माण हुआ है, ये बता दीजिए मुझे, कौन से देशों का निर्माण हुआ है। तो आप सबको बताएं अंगारा लैंड जो बने हैं इनके विघटन से देश बनने वाले, उनका नाम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, आर्कटिक महाद्वीप, यूरोप और उत्तरी एशिया। देखो यहां पर लिखेंगे अपन अंगारा लैंड से निर्मित देश, अंगारा लैंड से उत्पन्न देश। अंगारा लैंड से उत्पन्न देश कौन कौन से हैं, पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बताएं मुझे अंगारा लैंड से उत्पन्न हुआ है उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप। कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। इससे उत्पन्न हुआ है आर्कटिक, आर्कटिक महाद्वीप, ठीक है जी। इसके बाद है यूरोप। यूरोप के बाद उत्पन्न हुआ था उत्तरी एशिया। क्या हो जाएगा, उत्तरी एशिया। ठीक है जी। इनके बाद चलते आगे, गोंडवाना लैंड से उत्पन्न कौन कौन से देश हुए, गोंडवाना लैंड से उत्पन्न देश, गोंडवाना लैंड से उत्पन्न देश। यहां पर उत्तरी अमेरिका है तो हो जाएगी दक्षिणी अमेरिका। कौन हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। आर्कटिक आया यहां पर तो यहां आ जाएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद हो जाएगा उत्तरी एशिया आ रहा है, यहां पर यूरोप है। और कौन से देश शामिल हो जाएंगे जल्दी बताएं। सर इस युग का हिंदी में भी कोई नाम होता है क्या, इस युग का हिंदी में कोई नाम नहीं है अभी फिलहाल तो हिंदी में कोई नाम नहीं है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी एशिया। देखिए यहां पर हो जाएगा अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया। इनके बाद हम बात करें आगे, अंटार्कटिका होता है ना, अंटार्कटिका नहीं अंटार्कटिका। ये प्रमुख देश है जो गोंडवाना लैंड है और अंगारा लैंड से क्या है उत्पन्न बताए जाते हैं। देखो कभी प्रश्न आए या ना आए, लेकिन हमें तो याद रखना है, हमें तो याद रखना है ना, प्रश्न आए या ना आए हमें तो याद रखना है, क्योंकि ज्योग्राफी का फंडामेंटल ऐसे ही है, ज्योग्राफी का फंडामेंटल ऐसे ही है। बढ़िया नोट्स बनायो, मैं तो नोट्स लिखूं थारो।
मारो नोट्स लिखे, कई बात कोई नहीं है, आराम से लिख और शानदार तरीके से मैं लिखने का प्रयास करता हूं। आप सभी को चीज़ों को एक्सप्लेन जो करने का एक माध्यम हो सकता है वो आपकी कनेक्टिविटी है। मैंने बताया है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो अल्फ्रेड वेगन के द्वारा दिया गया है और इन्होंने 1912 में दिया है। पृथ्वी प्रारंभ में एक आग का गोला थी, इन्होंने बताया ये पृथ्वी पहले आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद ये दो भागों में विभाजित हुई। उत्तर वाला भाग है, उत्तरी जो भाग था इसका अंगारा लैंड कहलाया और इसका दक्षिणी में जो भाग था ये गोंडवाना लैंड कहलाया। मध्य वाला भाग था ये 33 सागर के नाम से आगे एक भौतिक प्रदेश के रूप में बना। इधर मैंने कहा जलीय भाग था उसे पेंथालासा कहते हैं, स्थलीय भाग को इन्होंने पेंजिया कहा है। अब यहां पर मैंने बताया अंगारा लैंड की जो उत्पत्ति हुई वो अंतिम ट्रायसिक युग में हुई है और आपके गोंडवाना लैंड की जो उत्पत्ति हुई वो जुरेसिक युग में हुई है। किस में हुई है? जुरेसिक युग में। फिर मैंने कहा है कि यहां पर जो प्रमुख देश बने हैं अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिक, यूरोप और उत्तरी एशिया बनी है। गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप इनका निर्माण हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद अब आगे चलेंगे अपन, इनके बारे में देखिए कुछ चीजें ध्यान रखनी है अपने को कि इन्होंने कहा है कि संपूर्ण पृथ्वी एक स्थलखंड के रूप में थी। स्थल पृथ्वी एक क्या थी? स्थलखंड के रूप में थी। लेकिन क्या हुआ कि जब ये स्थल रूप में थी तो इसका जो जलीय भाग था वो पेंथालासा कहलाया और इसका जो स्थलीय भाग था वो पेंजिया कहलाया था। इन्होंने दो मत दिए हैं और ये दोनों मत यहां पर प्रदर्शित हो जाते हैं। अब इससे ज्यादा अगर अपन इस ज्योग्राफी में छेड़खानी करेंगे तो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अपने को तो एग्जामिनर के द्वारा इतना ही पूछा जाता है, बाकी अपने को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है उस सिद्धांत के बारे में इतना ही याद रखना है कि 12 में दिया, अल्फ्रेड वेगन के द्वारा प्रतिपादित किया गया और ये सारी रामायण महाभारत इनके अंदर शामिल है। ठीक है जी। आगे चलेंगे, अब अपन आगे बात करेंगे। देखिए ऊंचावच के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन कितने भागों में हुआ है? ऊंचावच के आधार पर, ऊंचावच के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन, आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन ये जो विभाजन हुआ है ये विभाजन 4 भागों में किया गया। कितने भागों में? 4 भागों में किया गया और सबसे महत्वपूर्ण यही है। ऊंचावच के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में, याद रखना है। इनके 4 भाग बताएं। अब आप मुझे कमेंट करें 4 भाग कौन कौन से भाग बताए इनके 4। इधर है भाग, इधर है उत्पत्ति काल, इधर हो जाएगा आपका भाग उत्पत्ति काल, जनसंख्या, यहां पर हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। 4 भाग बताएं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो भाग बताया था इन्होंने, उस भाग का नाम था, इधर क्रम संख्या आ जाएगी, पहला भाग है वो हो जाएगा आपका, सबसे पहले जो बना है, याद रखना इस डिजाइन में बनाकर फिर मैं बता दूंगा। पहला आता है पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मरुस्थल, क्या कहते हैं इसे? पश्चिमी मरुस्थल। दूसरा हो जाएगा आपका वो है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। तीसरा आ जाएगा आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। चौथा हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती का पठार कहते हैं इसे,
अब बताएं मुझे यहां पर उत्पत्ति की समझ में देखे तो पहला क्या आएगा मुझे बताएं। गोंडवाना लैंड 33 सागर, 33 सागर, गोंडवाना लैंड 33 सागर और गोंडवाना है, क्या हो जाएगा? देखो यहां पर हो जाएगा 33 सागर से ठीक है, ये हो जाएगा आपका गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड वापस हो जाएगा 33 सागर और वापस हो जाएगा आपका गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। अच्छा बताए मुझे यहां पर जनसंख्या कितनी है? पश्चिमी मरुस्थल में जनसंख्या है 40%। यहां का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है 61.11%। कितना हो जाएगा? 61.11%। अच्छा बताए मुझे इनमें अरावली के अंदर कितनी जनसंख्या है और इनके बारे में क्या जानकारी, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए 9 और 10% है, कितना हो जाएगा अरावली में? 9% या 9.1% है और यहां पर जनसंख्या 10% है और क्षेत्रफल हो जाएगा 9% या 9.1% है। पूर्वी मैदानी भाग इसका कितना परसेंट जनसंख्या है? तो 39% जनसंख्या है और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो इसका है 23.3%। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो यहां पर 11% जनसंख्या है और यहां पर 6.89% क्षेत्रफल है। ठीक है जी। जनसंख्या मनीषा चावड़ा 40, 10, 39, 11, बिल्कुल। ये डायग्राम आपके सामने कंप्लीट है, ये डायग्राम आपके सामने कंप्लीट है। अब ये बताएं मुझे सबसे पहले जो भौतिक प्रदेश बना है वो कौन सा बना है? सर्वप्रथम बनना, सर्वप्रथम बनने वाला भौतिक प्रदेश है, बनने वाला भौतिक प्रदेश, यानी सबसे पहले बनने वाला भौतिक प्रदेश पूछा जाए आपसे तो कौन सा है? वो हो जाएगा आपका अरावली। फिर पूछा जाएगा सबसे नवीनतम है, तो सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है वो है आपका पश्चिमी मरुस्थल, सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश। दो ही प्रश्न आते हैं, देखिएगा। पहले अरावली बनती है, अरावली के बाद आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश बनता है, फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश बनता है, फिर उसके बाद में आपका कौन बनता है? पश्चिमी मरुस्थल। यानी राजस्थान का नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान का नवीनतम भौतिक प्रदेश है वो हो जाएगा आपका पश्चिमी मरुस्थल। कौन हो जाएगा? पश्चिमी मरुस्थल। तो ये 4 भाग बताए हैं, ये किसके आधार पर है 4 भाग? तो ये 4 भाग हो जाएंगे आपके, याद रखना है, उच्चावच के आधार पर। अब अपने को एक एक करके इन सबको पढ़ना है, एक एक करके इनको क्या करना है? अपने को सबको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो भौतिक प्रदेश हो जाएगा आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। चलिए ये बताए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या फिर आपका मरुस्थल, थली या फिर थार का मरुस्थल, यही कहा जाता है इसको। तो पहली बात करेंगे अपन, वो पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहला भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, देखो इसको मैप पे भी बता देता हूं मैं आपको। आप कहोगे सर हमें मैप से नहीं बताया है, मैप से भी समझा देता हूं। देखिए ये अपना राजस्थान है, राजस्थान तो क्या राजस्थान का मैप है। यहां से हम बात करते हैं, इधर वाला भाग में आप थोड़ा देख लेना, ठीक है जी।
देखिए ये हो जाएगा अपना पश्चिमी मरुस्थल। क्या हो जाएगा? पश्चिमी मरुस्थल। थोड़े जिले पर मत जाना आप, सिर्फ मैप को देखना, जिलों पर मत जाना, मैप को देखना। ये जो पूरी दिख रही है आपको, ये है अरावली। क्या हो जाएगी? अरावली। जिलों पर मत जाना अभी। ये जो दिख रहा है आपको, ये है पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 4 भाग बताए थे इन्होंने, विशेष याद रखना। ग्रेट पोलिया आर्केटिक भाग है, बिल्कुल बताएंगे आगे ग्रेट पोलिया आर्केटिक भाग। अब बताए राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेश ऐसे हैं जो भारत के भौतिक प्रदेश से मैच करते हैं। 2 भौतिक प्रदेश ऐसे हैं जो भारत के भौतिक प्रदेश के भाग है, बताए वो कौन से हैं? 2 ऐसे भौतिक प्रदेश है जो भारत के भौतिक प्रदेश के भाग है। ये अपना भारत का मैप है। क्या हो जाएगा? भारत का मैप। देखिए भारत का मैप है और यहां से आप सब जानते हो, यहां से एक पर्वतमाला गुजरती इस प्रकार से। यह है अपना हिमालय पर्वत। क्या है? हिमालय पर्वत। ये याद रखना है, विश्व का सबसे नवीनतम पर्वतमाला है, जबकि अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम है। यहां की हम बात करते हैं, ये पूरा भाग है थार का मरुस्थल। क्या हो जाएगा? थार का मरुस्थल। राजस्थान, पंजाब, सारे जिले राज्य इसमें आते हैं। इधर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कौन सा क्षेत्र? प्रायद्वीपीय पठार। क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। इधर है बंगाल की खाड़ी। क्या हो जाएगी? बंगाल की खाड़ी। यहां पर है, ये है अपना हिंद महासागर। कौन सा हो जाएगा? हिंद महासागर। इधर नीचे वाला भाग ये हिंद महासागर है, ठीक है। यहां पर है अरब सागर। अरब सागर। ये जो भाग दिख रहा है ये है तटीय सीमा, तटीय भाग या तटीय सीमा है, ठीक है जी। और ये वाला जो भाग दिख रहा है ये अपना भाग हो जाएगा पूरा का पूर्वा पूर्वांचल भारत है। कौन सा भारत है? पूर्वांचल भारत। अब यहां पर एक मैदान पड़ता है, इस वाले मैदान को अपन कहते हैं, वो कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। इसका क्या नाम है? इसका नाम है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान है। अब मैंने आपको बताया अगर अपना राजस्थान यहां पर है तो जो दक्षिणी पठारी प्रदेश हैं वो दक्षिणी पठारी प्रदेश राजस्थान भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। दक्षिणी पठारी प्रदेश जो है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इधर बात कर रहे हैं ये जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये उत्तर के विशाल मैदान का क्या है? भाग है। तो ये 2 चीजें भौतिक प्रदेश में आपको विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है। 2 चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है कि भारत के राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार का भाग है या हिस्सा है, और उत्तर का जो पूर्वी मैदानी भाग है वो भारत के उत्तर का विशाल मैदान का भाग है। यहां तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम जिसकी बात करेंगे वो बात करेंगे अपन इस वाले भाग की। इस वाले भाग की अपने को चर्चा करनी है। तो पहला भाग हो जाएगा अपना वो है पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल। अच्छा बताइए पश्चिमी मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं ये भी बताएं। इसको कहते हैं थार का मरुस्थल। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल, ठीक है जी। पश्चिमी मरुस्थल
थार का मरुस्थल, या फिर इन्हें कहा जाता है थली या फिर मरुस्थल के नाम से जानते हैं, मरुस्थल या फिर थली मरुस्थल। अब बताइए मुझे इनके बारे में आप क्या जानते हो, इनके बारे में आप क्या जानते हो। यहां पर एक व्यक्ति हुए ईश्वरी प्रसाद ने जो पश्चिमी मरुस्थल है इसको रुक्ष प्रदेश कहा है। क्या कहा है? ईश्वरी प्रसाद ने इस क्षेत्र को क्या कहा है? रुक्ष प्रदेश कहा है। ईश्वरी प्रसाद एक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने ईश्वरी प्रसाद ने इसे रुक्ष प्रदेश कहा है। क्या कहा है? रुक्ष प्रदेश कहा है। यानी ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको वनस्पतियां, जीव जंतु, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका अभाव है, लेकिन थार का मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? जैव विविधता वाला। ह्वेन सांग ने इस क्षेत्र को कहा है गुजरातरा। क्या कहा है? ह्वेन सांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में इस क्षेत्र को गुजरातरा कहा है। ह्वेन सांग चीनी यात्री था। ह्वेन सांग ने इसे गुजरातरा कहा है। क्या कहा है? इसे गुजरातरा कहा है, गुजरातरा कहा। और गुजरातरा आपको पता है आपके जोधपुर का जो क्षेत्र पड़ता था, पूर्वी क्षेत्र, उसको भी गुजरातरा के नाम से जानते थे। और गुजरातरा पे ही गुज्जर प्रतिहार वंशों ने शासन किया था, इसीलिए वो क्षेत्र क्या हो गया? गुज्जर प्रतिहार वंश कहलाए थे वो। ठीक है, इनके बाद आगे चलते हैं। विस्तार कहां कहां पर है थार के मरुस्थल का? हम बात कर रहे हैं पश्चिमी मरुस्थल, इससे छोड़कर अपन बढ़ेंगे आगे, थोड़ा भारत के संबंध में थार का मरुस्थल देखेंगे। भारत के संदर्भ में थार का मरुस्थल देखेंगे तो थार का मरुस्थल भारत में विश्व के अंदर दो देशों में है। कहां पर है? दो देशों में, एक पाकिस्तान है और एक है भारत है। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को कहा जाता है चोलिस्तान, और भारत में इस मरुस्थल को कहा जाता है थार का मरुस्थल। क्या कहा जाता है? थार का मरुस्थल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, देखिए थार के मरुस्थल का विस्तार कहां पर है? थार के मरुस्थल का विस्तार, थार का मरुस्थल, मैं बात कर रहा हूं इसकी मरुस्थल का विस्तार। ये याद रखना है अपने को, कहां पर हो जाएगा? तो दो देशों में। कहां पर है? दो देशों में, दो देशों में। वो देश एक का नाम है पाकिस्तान, लूचा लपंगा पाकिस्तान। कौन सा है? लूचा लपंगा बदमाश पाकिस्तान है। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को क्या कहते हैं? यहां पर थार के मरुस्थल का नाम है चोलिस्तान। क्या नाम हो जाएगा? चोलिस्तान। थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं, जबकि जो भारत में मरुस्थल है, भारत में क्या कहा जाता है? भारत में इसे कहते हैं थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। अब हम चर्चा करें, ये जो थार का मरुस्थल है इसका टोटल और टोटल भारत में कुल वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कितना है? तो इसका भारत में कुल क्षेत्र, भारत में कुल कितना है? तो याद रखना 1,38,400, 2,38,400 कितना है? 2,38,400 लगभग। भारत में कितना थार का मरुस्थल है? तो 2,38,400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। कौन सा? अपना थार का मरुस्थल, वर्ग किलोमीटर। ये लगभग लिख रहा हूं मैं आगे, है ना, लगभग। यानी याद रखना है 2,38,000 के लगभग राजस्थान, भारत में क्या फैला हुआ है? थार का मरुस्थल फैला हुआ है। 2,38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या फैला हुआ है? थार का मरुस्थल फैला हुआ है। ये विशेष ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। देखिए ये जो थार का मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल किसका भाग है? ये भाग किसका है? तो याद रखना है ग्रेट पोलियो आर्केटिक
अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। किसका भाग है? ये ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी भाग है। थार का मरुस्थल भाग किसका है? तो याद रखना ये है ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी भाग, महाद्वीप का पूर्वी भाग। किसके संबंध में देख रहे अपन? थार के मरुस्थल के संबंध में देख रहे अपन। ये भाग किसका है? तो ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी भाग है। कौन है? थार का मरुस्थल है। ठीक है जी, थार का मरुस्थल है। अच्छा, भारत के अंदर थार का मरुस्थल कितने राज्यों में फैला हुआ है? भारत में थार का मरुस्थल कितने राज्यों में फैला हुआ है, ये बताएं मुझे। थार का मरुस्थल भारत में कितने राज्यों में फैला हुआ है? थार का मरुस्थल भारत में कितने राज्यों में फैला हुआ है? मरुस्थल ये याद रखना है, भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। कहां पर है? भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। 4 राज्यों में फैला हुआ है। भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। उनमें से एक राज्य का नाम है अपना राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। दूसरा राज्य हो जाएगा जिसका नाम है गुजरात। तीसरा राज्य है जिसका नाम है पंजाब। बताएं मुझे चौथा राज्य कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। जी बिल्कुल, 4 राज्य हैं, इनमें यह फैला हुआ है। चौथा हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा ये कितने भाग पर फैला हुआ है? तो 2,38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 2,38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो थार का मरुस्थल फैला हुआ है उसका लगभग बात करें अपन 58% भाग जो है वो राजस्थान में फैला हुआ है। तो राजस्थान में थार का मरुस्थल कितना है? राजस्थान में थार का मरुस्थल, राजस्थान में थार का जो मरुस्थल है वो हो जाएगा 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कंप्लीट यहां तक आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे। कहीं पर भी आपको कुछ भी चीज समझ ना आए तो कमेंट करके बता देना मुझे। कुछ भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके बता देना है, ठीक है। अब बात करते हैं थार का थार का मरुस्थल इतना प्रतिशत भाग पे है तो भारत के कुल कितना प्रतिशत है? तो याद रखना है भारत के कुल मरुस्थल का 58% भाग पर है। मरुस्थल का 58% भाग राजस्थान में भाग है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल पे वो है 61.11% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान में जो कुल क्षेत्रफल है राजस्थान का उसके अंदर जो थार का मरुस्थल है वो 61.11% भाग पर फैला हुआ है। कितने भाग पर? 61.11% भाग पर फैला हुआ है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं की वेरियर चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अपन वापस आते हैं पश्चिमी मरुस्थल में। कहां तक आते हैं अपन? पश्चिमी मरुस्थल। वापस कहां पर आ गए अपन? राजस्थान में आ गए और पश्चिमी मरुस्थल के यहां पर बात करेंगे। अब ये जो पश्चिमी मरुस्थल है यह राजस्थान के किस क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो राजस्थान के याद रखना है ये फैला हुआ है आपके उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी
पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में राजस्थान में सर्वाधिक आपको क्या मिलेगा, आपको मरुस्थल मिलेगा। तो ये जो था पश्चिमी मरुस्थल है, याद रखना है ये कहां पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए राजस्थान के पश्चिमी भाग में। किसमें है, राजस्थान के पश्चिमी भाग है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है, भाग में फैला हुआ है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है वो है पश्चिमी मरुस्थल, या फिर अपन कर रहे हैं इसको थार का मरुस्थल। क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं अपन इसको थार का मरुस्थल। देखिए, अच्छा ये बताएं मुझे, पश्चिमी जो मरुस्थल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पश्चिमी मरुस्थल फैला हुआ है। देखिए, तो ये जो राजस्थान के कुल भाग पर फैला हुआ है ये 61.11% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान में कितना क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल कितना है इसका, कुल क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल कितने प्रतिशत भाग है, भारत के कुल मरुस्थल का 58% भाग है। कुल मरुस्थल का क्या हो जाएगा, 58% भाग है। कुल मरुस्थल का 58% भाग है, 58% भाग है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल पर कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो याद रखना है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग पर फैला हुआ है, भाग पर फैला हुआ है। आप कब से ही कह रहे होगे सर कहीं गलत बता रहे हैं, 58 लिख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भारत के कुल मरुस्थल का 58% भाग राजस्थान में, मैं कह रहा हूं कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 61.11% है। यहां पर केवल कुल जनसंख्या कितनी निवास करती है, कुल जनसंख्या, यहां पर जो जनसंख्या निवास करती है वो निवास करती है मात्र और मात्र 40% जनसंख्या। कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, केवल और केवल 40% जनसंख्या यहां पर निवास करती है। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 40% यहां पर जनसंख्या निवास करती है। अब आगे बात करते हैं थार का जो मरुस्थल है, याद रखना ये जो मरुस्थल है सबसे युवा मरुस्थल है। क्या हो जाएगा, याद रखना इधर अपन पढ़ रहे थे थार का मरुस्थल, ये जो थार का मरुस्थल है ना, याद रखना है कि थार का मरुस्थल सबसे युवा मरुस्थल है। ये क्या है, ये सबसे युवा मरुस्थल है। क्या हो जाएगा, सबसे युवा मरुस्थल है, सबसे युवा मरुस्थल है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। क्या है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, विविधता वाला मरुस्थल है। ये सबसे युवा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल सबसे सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन, देखिएगा कुल जनसंख्या कितनी है, 40% यहां पर कुल जनसंख्या पाई जाती है। थार के मरुस्थल का हम प्रवेश द्वार कहें तो थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। यहां पर बात करते हैं थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार, थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, ये जो थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार है ये द्वार कहा जाता है जोधपुर को। किसको कहा जाता है, जोधपुर को। जोधपुर को थार के मरुस्थल का क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं थार का प्रवेश द्वार को, थार का सीहे द्वार को, थार का प्रवेश जो भी है वो जोधपुरी है। एक चीज आती है, रेगिस्तान का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ना क्या कहलाता है,
रेगिस्तान का या मरुस्थल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ना क्या कहलाता है? मरुस्थल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यह कहलाता है मार्च फास्ट। क्या कहलाता है? मार्च फास्ट। मरुस्थल का मार्च फास्ट, मरुस्थल का मार्च फास्ट कहलाता है, मार्च फास्ट। अच्छा बताइए, सर्वाधिक मरुस्थल का मार्च फास्ट कहां पर होता है? सर्वाधिक मरुस्थल का मार्च फास्ट कहां पर होता है, ये बताओ। ये जो होता है, ये होता है नाचना गांव। कौन सा गांव है? नाचना गांव, जैसलमेर। सर्वाधिक मरुस्थल का मार्च पास्ट कहां पर होता है? तो नाचना गांव, जैसलमेर में होता है। यहां के नाचने जो किस्म होती है उनके ऊंट प्रसिद्ध है यहां की। ठीक है जी। इनके बाद चलते आगे। याद रखना है कि पश्चिमी मरुस्थल, थार का मरुस्थल राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। कुल क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल मरुस्थल का 58% भाग है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग पर फैला हुआ है और कुल जनसंख्या 40% है। थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर है, सिंह द्वार भी कहते हैं। मरुस्थल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? मरुस्थल का मार्च फास्ट कहलाता है। और यह सर्वाधिक कहां पर है? तो नाचना गांव के अंदर। कहां पर है? नाचना गांव। अच्छा ये बताएं, वर्तमान में मरुस्थल कितने जिलों में फैला हुआ है? वर्तमान में मरुस्थल कितने जिलों में फैला हुआ है? मरुस्थल राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ था, अब नहीं है। मरुस्थल राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ था। 12 जिलों में फैला हुआ है। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से पूछें तो नए जिले बन गए ना, तो वर्तमान में कितने जिले हो जाएंगे? किसी को पता है तो बता दीजिए, वर्तमान में राजस्थान के अंदर कितने जिलों में मरुस्थल फैला हुआ है? जल्दी बताएं मुझे, वर्तमान में राजस्थान में जो मरुस्थल फैला हुआ है वो कितने जिलों में फैला हुआ है? जल्दी कमेंट करके बताएं। टोटल जिले कितने हो गए अभी वर्तमान में? सत्रह। एक जने का आंसर आया है 17। याद रखना है 12 + 8 20 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में? 20 जिलों में फैला हुआ है। देखिए 20 जिले कौन कौन से हैं? 12 + 8 कितने हो जाएंगे? 20 जिले। वर्तमान में मरुस्थल जो है वो 20 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में? तो 20 जिलों में फैला हुआ है। 20 जिले कौन से हो जाएंगे? तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़। देखिए 20 जिले लिख देता हूं मैं यहां पर आपको। 20 जिले कौन कौन से हैं? 20 जिले। 20 जिले में है, पहला आ जाएगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, इनके बाद है आपका श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, अनूपगढ़, चूरू। ठीक है, क्रम संख्या यहां पर लगा देता हूं मैं, ऊपर लगा देता हूं। चूरू बीकानेर है, जैसलमेर, इनके बाद हो जाएगा बाड़मेर, बालोतरा,
सांचौर, जालोर, नागौर, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, ब्यावर, पाली, झुंझुनू, 15, 16। देखिए यहां पर याद रखना है हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, नागौर, डीडवाना कुचामन, ब्यावर, पाली, झुंझुनू। इनके बाद आगे बात करें नीम का थाना फलोदी, नीम का थाना फलोदी, जोधपुर, नीम का थाना, नीम का थाना 18 पर हो जाएगा फलोदी और 19 पर हो जाएगा जोधपुर ग्रामीण। एक जिला और बचा है, आप बता दो। कोटपूतली, कोटपूतली तो बहुत दूर हो जाएगा, कोटपूतली तो बहुत दूर हो जाएगा। सीकर है एक जिला इसमें, ठीक है जी। 20 जिले हो गए आपके कंप्लीट, सीकर है। तो ये वर्तमान में याद रखना है कि मरुस्थल कितने जिलों में है, तो 20 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में है? 20 जिले हैं। डीडवाना लिख दिया है। देखिए हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, नागौर, डीडवाना कुचामन, ब्यावर, पाली, झुंझुनू, नीमका थाना, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण और सीकर। नए क्या जुड़े, इसमें कुछ भी तो याद नहीं रखना है। याद क्या रखना है? हनुमानगढ़ पहले ही था, बीकानेर पहले ही था, अनूपगढ़ नया बना है। फिर यहां पर चूरू, बीकानेर, जैसलमेर पहले भी थे, बाड़मेर, बालोतरा नया बना है, सांचौर नया बना है, जालोर, नागौर, डीडवाना कुचामन नया जिला बना है, ब्यावर नया जिला बना है, ब्यावर के बाद पाली, झुंझुनू, नीमका थाना नया जिला बना है, फलोदी नया जिला बना है, जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण यानी जोधपुर जो ग्रामीण नया जिला बना है। तो नए जिलों की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने जिले हो गए? 8 जिले नए हैं और 12 जिला पुराना है। तो 12 + 8 कितना हो जावे? 20 जिला हो जावे। तो ये बात आपको विशेष इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है जी। मरुस्थल कितने जिलों में फैला हुआ है? वो मरुस्थल फैला हुआ है वर्तमान में 20 जिला, बाकी फैली 12 जिला। यहां तक क्लियर हुआ हो तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बात करेंगे पश्चिमी जो मरुस्थल है, इस पश्चिमी मरुस्थल को हम 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में विभाजित करेंगे। जो पश्चिमी मरुस्थल है, इस पश्चिमी मरुस्थल को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। पश्चिमी मरुस्थल, इस पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटेंगे। एक भाग का नाम है शुष्क मरुस्थल और दूसरे का नाम है अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसके भाग हो जाएंगे 2। कितने भाग होंगे? 2 भाग। देखिए एक भाग का नाम है शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। दूसरा भाग हो जाएगा वो है आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब ये 2 चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है और मैप के माध्यम से हम समझेंगे, वो भी देखेंगे कि किस किस भागों में कौन कौन सा क्षेत्रफल फैला हुआ है, ठीक है जी। ये अपन पढ़ेंगे कल। आज के लिए तो अपन इतना ही रखेंगे। शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल इन दोनों को अपन पढ़ेंगे कल। अभी के लिए अपन यहीं पर समाप्त करेंगे क्लास को। बाकी इन दोनों हिस्सों को अपन कल पढ़ेंगे। 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है और 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, दोनों भागों को आगे हम कल पढ़ेंगे। इस शुष्क मरुस्थल के भी 2 भाग करेंगे। एक भाग बालू का स्तूप मुक्त होगा और एक भाग बालू का स्तूप युक्त होगा। इस अर्धशुष्क मरुस्थल के 4 भाग करेंगे, जिसमें अपन एक भाग देखेंगे। वो भाग है अपना कौन सा?
उत्तर वाला भाग हो जाएगा जिसे अपन किस नाम से जानते हैं। 4 भाग उसके करेंगे जिसमें शेखावाटी भी आ जाएगा, नागौर उच्चभूमि भी आ जाएगी, लूनी बेसिन भी आ जाएगा। कंप्लीट सारी चीजें आगे के समय आगे बात किए ना। अभी के लिए अपन यहीं पर समाप्त करेंगे। तो एक बार बता दीजिए आज की क्लास आपको कैसी लगी। थोड़े ज्योग्राफी के हैं आंकड़े हैं और ज्योग्राफी में उलझन बहुत सारी होती है। ठीक है जी, तो मिलेंगे अपन कल। पूरा समझाने का आपको प्रयास किया है। ठीक है जी, चलिए अब कल बात करेंगे अपन शुष्क मरुस्थल के बारे में।